नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार हॉल से महिला डॉक्टर का शव बरामद हुआ था। इस कांड की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई कई एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। पूरा देश डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर चुका है। राजधानी दिल्ली में भी बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई पिछले 4 दिनों से सवाल जवाब कर रही है। उनको कल कुछ देर का ब्रेक दिया गया, इसके बाद फिर से पूछताछ शुरू कर दी गई। इस केस में कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब सीबीआई तलाश रही है। संदीप घोष से आज भी पूछताछ सीबीआई यहां पर कर रही है। ऐसे में आपको बताते हैं, दरअसल ये संदीप घोष कौन है, क्यों इन पर इतने सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। संदीप घोष पहले कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल थे। वो सर्जन और ऑर्थोपेडिक्स के प्रोफेसर हैं। ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घोष न सिर्फ करप्शन के गंभीर आरोपों से घिरे थे, बल्कि उनका इतना रसूख था कि 2 बार ट्रांसफर होने के बाद भी कोई उन्हें उनके पद से हटा नहीं पाया। सरकारी मशीनरी में घोष अंदर तक दखल रखता था। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि प्रिंसिपल बनने वालों की लिस्ट में उनका नंबर 16वां था, लेकिन रातों रात वो पहले नंबर पे आ जाते हैं। एक रिपोर्ट में तो जिक्र किया गया है कि एक स्टूडेंट ने तो उनसे परेशान होकर सुसाइड करने की कोशिश भी की है। कोलकाता से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित बनगांव में डॉक्टर घोष का जन्म हुआ। डॉक्टर घोष ने अपनी पढ़ाई 1989 में बनगांव हाई स्कूल से पूरी की। बाद में उन्होंने आर्जिकल मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की शिक्षा हासिल की और 1994 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। उनकी शुरुआती शिक्षा और व्यावसायिक यात्रा काफी बेहतर रही है। हालांकि डॉक्टर घोष का बाद का करियर विवादों से भर गया। घोष के खिलाफ राज्य स्वास्थ्य विभाग को कई शिकायतें भेजी जा चुकी हैं। एक जांच कमेटी भी यहां पर बैठाई गई थी। नतीजा यह हुआ कि 2 बार घोष का ट्रांसफर हुआ और दोनों बार वो ट्रांसफर ऑर्डर को पलटवाने में कामयाब रहे। कथित तौर पर उनके छात्रों और इंटर्न्स के ग्रुप ने घोष के पक्ष में विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उनका ट्रांसफर रुक गया। एक मीडिया हाउस से बात करते हुए आर्जिकर कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर ने कई बड़े खुलासे किए हैं। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के एक पूर्व प्रोफेसर ने नाम छिपाने की शर्त पर संदीप घोष के बारे में बताया। वो बताते हैं कि मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल की नियुक्ति के लिए एक लिस्ट तैयार की गई थी। उस लिस्ट में संदीप 16वें नंबर पे था। कुल 4 मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल की नियुक्ति होनी थी। रातों रात संदीप घोष 16वें नंबर से पहले नंबर पे आ गए और उनको फिर आर्जिकर हॉस्पिटल मिल गया। इसके पीछे उनका पॉलिटिकल पावर था। संदीप को प्रिंसिपल बनाने के पीछे का मुख्य मकसद पैसों की वसूली करना था। नियुक्ति के बाद ही संदीप ने गलत काम करना शुरू कर दिया। वो गलत तरीके से बायोमेडिकल कचरे का निपटान कर रहा था। टेंडर से कमीशन लेता था। सब लेन देन कैश में होता था। वो एकेडमी के फंड का भी गलत इस्तेमाल करता था। ये बात स्वास्थ्य भवन को पता थी। हमने कई बार शिकायतें की, फिर भी वहां से कुछ नहीं हुआ। पार्किंग में 2 व्हीलर पार्क करने के भी पैसे लिए जाते थे, जबकि इसके लिए कोई रसीद नहीं दी जाती थी। 31 मई 2023 को पश्चिम बंगाल सरकार ने आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में नए प्रिंसिपल के लिए डॉक्टर संदीप घोष की जगह डॉक्टर सनत घोष को नियुक्त करने का एक ऑर्डर जारी कर दिया। डॉक्टर सनत घोष अस्पताल भी पहुंच गए तो उनके कमरे के बाहर ताला लगा था। 24 घंटे के भीतर ट्रांसफर का ऑर्डर भी बदल गया। डॉक्टर संदीप घोष प्रिंसिपल बने रहे। 11 सितंबर 2023 को डॉक्टर घोष का मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर किया आदेश जारी किया। उनकी जगह डॉक्टर मानस कुमार बंदोपाध्याय को नियुक्त होना था। कुछ छात्रों ने इस तबादले का विरोध किया। ट्रांसफर के 1 महीने के भीतर यानी कि 9 अक्टूबर 2023 को डॉक्टर घोष को आर्जिकर हॉस्पिटल में फिर से बहाल कर दिया गया। प्रोफेसर बताते हैं, साल 2023 में स्वास्थ्य भवन ने संदीप घोष के खिलाफ जांच शुरू की थी। इसके बाद संदीप का ट्रांसफर कर दिया गया। इस बार भी हेल्थ सेक्रेटरी को कदम पीछे खींचने पड़े।
दूसरी बार स्वास्थ्य भवन ने सख्त एक्शन लिया, लेकिन घोष के समर्थन वाले इंटर्न्स उसके बचाव में फिर से खड़े हो गए। सीबीआई की टीम शुक्रवार से ही घोष से इस मामले में पूछताछ कर रही है। घटना के बाद जब हंगामा तेज हुआ तो डॉक्टर घोष ने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर घोष ने ही इस जघन्य कांड पर लीपापोती करने की शुरुआत की थी। कई स्टूडेंट दबी जुबान बोलते हैं कि ये प्रिंसिपल नहीं, यहाँ के माफिया था। सारे गैरकानूनी काम इनके शैडो में होते थे। अगर ये बातें सच है तो फिर इन पर कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों ऐसे व्यक्ति के हाथों इतने सारे छात्रों का भविष्य सौंपा गया? क्यों लेडी डॉक्टर की जिस समय रेप के बाद वहां पर हत्या कर दी गई, निर्ममता के साथ उसको चोटें दी गई, क्यों उसके बाद उस पूरे केस को दबाने की कोशिशें की गई? ये सारे सवाल ऐसे हैं जो कि आज पूछे जा रहे हैं। ममता सरकार से पूछे जा रहे हैं, उन अधिकारियों से पूछे जा रहे हैं, उन प्रशासन कर्मियों से पूछे जा रहे हैं जो इन सब का जिम्मेवार है। जिम्मेवार इसलिए है क्योंकि घटना के बाद से जिस तरह से माता और पिता के बयान सामने आ रहे हैं, आज इस मामले की पूरी डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है। उस पोस्टमार्टम डिटेल को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कई सारे ऐसे खुलासे किए गए हैं जो बताते हैं कि किस निर्ममता के साथ में उस लेडी डॉक्टर के साथ में जघन्य अपराध यहाँ पर किया गया था। आपको बताएं तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कुछ बातें मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। उनके प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें मिली हैं, गले में चोट के निशान मिले हैं, दोनों आईज में चोट के निशान मिले हैं, दोनों गालों में चोट के निशान, होठों के बाहर और अंदर दोनों तरफ चोटों के निशान मिले हैं। इसके अलावा थायराइड के जो पॉइंट होता है वहाँ पर भी वो उनके गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि किस तरह से उसके साथ बेरहमी के साथ में ये रेप और फिर मर्डर किया गया है। कहा यह भी जा रहा है उस रिपोर्ट में कि जितनी सारे चोटें उनको दी गई ये सब मौत से पहले की हैं, यानी कि पहले उसको बेदर्दी से मारा गया। जब उसने अपने साथ अपराध होने से उसका पूरी तरह से उसका विरोध किया, वो लड़की, वो महिला जब उस अपराधी, उस दरिंदों से लड़ रही थी, उस वक्त उसको चोटें दी गई, उसका गला दबाया गया, उस पे इतनी तेजी से वार किया गया सर पे उसके कि वहाँ पर इंजरी हुई और चश्मा जो था वो टूट के उसके कांच आंखों में घुस गए। ये सारा पोस्टमार्टम में, एक डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि आई है उसमें इन सब बातों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स हैं जो कि दूसरे लैब्स को भेजी गई हैं, उसके भी रिजल्ट जो है, उसके नतीजे जल्द सामने आएंगे, तब और बारीकी से पता चलेगा कि किस तरह से इस कांड को अंजाम दिया गया। फिलहाल पूरे देश में गुस्सा है, आक्रोश है, लोग फांसी की मांग कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे अपराधों में आखिरकार कब तक हीला हवाली की जाएगी, कब तक तारीख पे तारीख। उसके बाद में जिस तरह से निर्भया कांड हुआ, कितने सालों के बाद उन अपराधियों को फांसी की सजा हुई, क्यों नहीं ऐसे अपराधियों को फांसी की सख्त से सख्त सजा दी जाए। याद करिए 15 अगस्त का दिन, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सख्त संदेश दिया था। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जब अपराध हो जाता है तो वो मीडिया की सुर्खियां बनती हैं, लेकिन जब किसी आरोपी को सख्त सजा दी जाती है तो इसकी चर्चा नहीं की जाती। लेकिन इस तरह के अपराधों को सख्त इसकी चर्चा होनी चाहिए, अपराधियों के अंदर खौफ पैदा होना चाहिए, क्योंकि हम जिस समय इस निर्भया की बात कर रहे हैं, जिस कोलकाता की निर्भया की बात कर रहे हैं, उस वक्त भी दरअसल कई अन्य जगहों से भी इस तरह की वारदातें, रेप जैसे जघन्य अपराधों की वारदातें सामने आ रही हैं। नमस्कार।